हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी की साइंस की बुकें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं बार बार कहती हूं कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी पर आधारित साइंस के 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? जड़, पत्ती, तना, बीज। तो देखिए, जननांग वो होता है जहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। तो अगर अदरक की बात करें हम, तो अदरक के तने से नए पौधे का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अदरक का तना ही जननांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 3 परखनलियाँ हैं यक्स, वाई और जेड, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक में जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड विलयन है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है और तीसरे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनाप्थलीन विलयन के एक एक गुण डालने पर आप ये परीक्षण करेंगे कि परखनलियों से भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से इनको आप खुद से भी सॉल्व करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाया था तब बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, फिनाप्थलीन विलयन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलाएंगे तो ये गुलाबी रंग प्रदान करता है। अब देखिए, वाई यहाँ पर आपका गुलाबी हो जाता है, बल्कि अगर इस फिनाप्थलीन विलयन को सोडियम क्लोराइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलाएंगे, मतलब दोनों में ही सेम ही रिजल्ट मिलता है, तो आपका रंगहीन मिलता है, कोई भी रंग नहीं होता, उसका रंग पानी जैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा यक्स रंगहीन और जेड रंगहीन, साथ ही में वाई गुलाबी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी फिनाप्थलीन विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाएंगे तो रंगहीन मिलेगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो गुलाबी रंग मिलेगा, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो फिर से रंगहीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो देखिए, हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आगे से पीछे उनका यहाँ पर क्रम पूछा है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से समझाया था। यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। मनुष्य के देखिए कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये मान लीजिए पूरा मुख है और यहाँ पर ये दांतों की संख्या है। तो सबसे आगे जो होते हैं, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग होते हैं, नीचे 16 और ऊपर 16। तो 16 16 में जैसे हम बांट लेते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर ये मान लीजिए 16। तो जैसे 16 दांत ऊपर 16 नीचे, जैसे नीचे होते हैं वैसे ऊपर ही होते हैं। तो देखिए, आगे वाले जो 4 दांत होंगे, ये चारों दांत आपके हो जाएंगे कृंतक, मतलब सबसे आगे कृंतक होते हैं। उसके बाद इनके अगल बगल वाले जो होते हैं ये आपके रदनक होते हैं। उसके बाद देखिए, ये दोनों और इधर के ये दोनों ये अग्रचवर्णक होते हैं। उसके बाद पीछे के तीनों, और ये देखिए पीछे के तीनों, मतलब दोनों साइड के 3 दांतें आपके चवर्णक होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कृंतक, उसके बाद रदनक, उसके बाद चवर्णक, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके चवर्णक और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपके अग्रचवर्णक और सबसे लास्ट में चवर्णक होते हैं। इनकी संख्या भी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो कृंतक की संख्या देखिए, नीचे खाली नीचे की बात करें तो 4 होते हैं, ऊपर नीचे मिलाकर 8 हो जाते हैं। अगर रदनक की बात करें तो देखिए ऊपर नीचे मिलाकर 4 होते हैं, और अग्रचवर्णक की बात करें तो ये भी 8 होते हैं ऊपर नीचे मिलाकर, और चवर्णक की बात करें तो देखिए 12 हो जाते हैं ऊपर नीचे के मिलाकर। तो ये देखिए दांतों की संख्या है, साथ ही में कैसे ये आगे पीछे से कैसे इनका क्रम होता है आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आगे से पीछे की ओर पूछा है तो सबसे पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों तथा वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण, कर्षण, खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? तो देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके कारण पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के में ही देखिए पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही में पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से पानी का चूषण कर्षण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? अब यहाँ पर देखिए विद्युत के चालक होते हैं और कुचालक होते हैं। तो कौन से यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत के सुचालक हैं या चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन या आसुत जल। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 134, 23, 1334। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर सिरका की बात करें तो ये विद्युत का चालक तो होता है, लेकिन इसकी चालकता बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें मुक्त आयन बहुत ही कम होते हैं। लेकिन पूछ रहा है विद्युत का चालक है, तो सिरका है लेकिन भले कम मात्रा में है पर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही हो जाएगा। शर्करा के विलयन की बात करें तो देखिए इसमें मुक्त आयनों की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। साथ ही में लवण के विलयन की बात करें तो ये भी देखिए विद्युत का चालक होता है, अच्छा चालक होता है, ये भी आपका हो जाएगा। आसुत जल भी विद्युत का चालक नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। तो देखिए जब भी कोई ऐसी वस्तु हो जो लगातार एक ही अवस्था में बनी रहती है तो उस पर ऐसा कहा जाता है कि संतुलित बल कार्य कर रहा है। मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के बल उसमें कार्य कर रहे हैं बराबर मात्रा में, इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह हिलडुल नहीं रही है, बिल्कुल एक ही जगह पर स्थिर है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है जिससे वो बिल्कुल एक स्थान पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़, जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो यहाँ पर देखिए बांस के पौधे की बात की जा रही है। बांस के पौधे की पत्तियां आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। तो देखिए बांस के पौधों में जो सिरा विन्यास पाया जाता है समांतर सिरा विन्यास होता है, साथ ही में इसकी जो जड़ें होती हैं रेशेदार होती हैं, झकड़ा जड़ों जैसी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। तो देखिए सही बात है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में आकर ये विलीन हो जाती हैं। तो ये देखिए सही है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये भी देखिए सही बात है। सजाती मतलब जब एक ही प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है, तो देखिए ये भी सही बात है कि क्षण चुंबक के जो सिरे होते हैं चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा वहीं पर प्रबल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चुंबक में आकर्षण तो होता है, आपने सुना था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हर चुंबक में ही आकर्षण होता है। मतलब ये हुआ कि देखिए चुंबक में तो आकर्षण पाया जाता है, साथ ही में कुछ और भी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी चुंबक है। जैसे लोहे की कुछ वस्तुओं की बात करें तो उसमें भी देखिए कि कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आकर्षण पाया जाता है, तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि वो भी चुंबक ही है। तो चुंबक का तो ये परीक्षण का एक तरीका है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि निश्चित परीक्षण का तरीका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो देखिए प्लास्टिक के प्रकार होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके वो होते हैं जो एक बार आकृति देने के बाद, मतलब जब एक बार किसी रूप में इनको ढाल दिया जाता है तो दोबारा वो परिवर्तित नहीं किए जा सकते। और थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको बार बार पिघलाकर उनको अलग अलग आकार रूप दिया जा सकता है। तो क्लियर होगा ये। अब यहाँ पर देखिए सत्य कथन छाटना है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन ये उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। एक बार जब इनसे कोई चीज़ें बना दी जाती हैं तो दोबारा बिगाड़ी नहीं जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा है? गुलाब, धतूरा, चाइना रोज जिसको गुड़हल कहते हैं, सूर्यमुखी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमुखी का जो फूल होता है ये एकल फूल नहीं होता है बल्कि इसके अंदर कई सारे फूल श्रृंखलाबद्ध रूप से युक्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? वृत्तीय और स्थानांतरित गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, स्थानांतरी और आवर्ती गति, वृत्तीय और आवर्ती गति। तो देखिए जब एक पहिया चलता है, साइकिल का पहिया,
नियत चाल से साइकिल का पहिया यहाँ पर देखिए चल रहा है। तो आप लोग खुद से सोचिए कि एक सीधी सड़क है और उसमें से साइकिल का पहिया गोल गोल है, चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरी गति हुई। तो यहाँ पर एक तो आपका स्थानांतरी गति हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें वृत्तीय गति की, तो देखिए यहाँ पर वृत्तीय गति भी होगी, क्योंकि लगातार घूम घूम कर पूरा पहिया घूमता है और तब जाके कुछ दूरी तय करता है। जितनी उसकी यहाँ पर परिधि होगी उतना ही दूरी वो तय करेगा। तो पूरा पहिया घूमता है, मतलब गोल गोल घूम घूम कर वो गति कर रहा है। तो जब कोई गोलाकार में कोई वस्तु गति करती है तो वृत्तीय गति वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए वृत्तीय गति तो हो ही रही, साथ ही में ये भी है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, तो स्थानांतरी गति भी हो रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति और स्थानांतरी गति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्ती गति देखिए उसे कहते हैं जब कोई ऐसी गति होती है जो अपनी ही क्रिया को बार बार दोहराए। मतलब अगर पहिया एक ही जगह पर घूम घूम कर, मतलब आगे नहीं जा रहा होता, केवल एक ही जगह पर घूम घूम कर चल रहा होता, तो वहाँ पर आवर्ती गति होती। लेकिन यहाँ पर आवर्ती गति नहीं हो रही है, यहाँ पर स्थानांतरी गति हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है, काली मिट्टी। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हो, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो देखिए ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है और कपास इसमें बहुत ही अच्छा कपास की पैदावार होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही में देखिए काली मिट्टी जो आपकी होती है उष्ण जलवायु की यहाँ पर बात की गई है, तो उष्ण जलवायु में भी ये जल का संग्रहण किए रहती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से विषम को चुनना है। अंडा, भ्रूण, अंडाणु, युग्मक। यहाँ पर अगर बात करें विषम की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण जो होता है ये तीनों से भिन्न है। अंडा, अंडाणु और युग्मक ये तीनों एक ही चीज़ हैं, बल्कि भ्रूण जो होता है ये अंडा का विस्तृत रूप है। मतलब अंडे की आगे वाली की जो कहानी है वो उससे भ्रूण बनता है। नेक्स्ट है देखिए, लाला रस इसी को लार कहते हैं का कार्य क्या होता है? श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो देखिए जो लाला रस या लार होता है ये मंड को, मतलब मंड इसको स्टार्च भी कहते हैं, मंड को शर्करा में तेजी से परिवर्तित करता है, जिसके कारण पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग खाने में बोला करते हैं कि खाते के समय लार उसमें मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है पाचन क्रिया के लिए। तो उसका देखिए मतलब क्या होता है कि लार जो होती है मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है और जिससे पाचन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतःशोषण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। नेक्स्ट है देखिए, अंतःशोषण और उच्च शोषण दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। उच्च शोषण की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। उच्च शोषण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अंतःशोषण मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं और उच्च शोषण वो हो जाता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो वायु होगी उसी से हम सांस अंदर लेंगे, और अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है भी नहीं, थोड़ी बहुत तो होती होगी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए अंतःशोषण और उच्च शोषण दोनों में ही ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें देखिए ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन दोनों ही क्रियाओं में ऑक्सीजन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। देखिए सी कह रहा है उच्च शोषण की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती, तो देखिए होती है, कम मात्रा में होती है, पर होती है, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है उच्च शोषण में, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होता, बल्कि वस्तु के आकार से आधा होता है। थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो ऐसा लगेगा कि वो 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब वो उसका आधा दिखता है। तो ये आपका नहीं होगा। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तो देखिए ये सही बात है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर ही समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलिपित होता है। तो देखिए जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका बायां साइड वाला दाएं साइड दिखाई देता है और दाएं साइड वाला बायां दिखाई देता है, तो प्रतिलोमित होता है, ये भी देखिए सही बात है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है।
सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि दो एक भौतिक परिवर्तन है, एक और दो भौतिक परिवर्तन है, सभी रासायनिक परिवर्तन है, एक और दो रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन से परिवर्तन है ये। भोजन का खराब होना, दुर्गंध आना, ये कौन सा परिवर्तन है। ऐसे ही सेब का भूरा हो जाना, ऐसे ही चींटी के डंक काटने पर वहाँ पर जलन होना। तो यहाँ पर अगर ये तीनों की ही बात करें तो देखिए तीनों में ही रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भोजन का खराब होना भी रासायनिक परिवर्तन है, सेब का भूरा हो जाना भी रासायनिक परिवर्तन है, और यहाँ पर देखिए चींटी का काटना और उससे जलन उत्पन्न होना ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, पर ये आपका आंसर ही नहीं है। लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो देखिए जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, जब वायु के साथ इसका दहन होता है तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड जो होता है जब ये जल के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर देखिए विलयन की बूंदें नीले लिटमस और लाल लिटमस में डालने पर होता क्या है, तो जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है। तो देखिए इस क्षार के कारण नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर। सल्फर को देखिए यस से सूचित करते हैं, एल्यूमिनियम एल से इसको प्रदर्शित किया जाता है, और लौह मतलब फेरस यफी के गलनांक क्रमशः 113, 666, 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। केवल लौह 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। एल्यूमिनियम तथा लौह 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। लौह सल्फर और एल्यूमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस हैं। केवल सल्फर 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एल्यूमिनियम और लोहा ऐसी धातुएं होती हैं जो अपने गलनांक बिंदु से कम ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनका गलनांक बिंदु कितना है, तो जैसे देखिए एल्यूमिनियम का 113 है और लौह का हो गया 666। तो ये इनका गलनांक बिंदु, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने गलनांक बिंदु से कम ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब से B1 से जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो, ये मान लीजिए मैंने ये परिपथ बना दिया, ये यहाँ पर आपकी B बैटरी है और यहाँ से देखिए धनात्मक टर्मिनल से B1 जुड़ा है, और यहाँ पर देखिए इसी के आगे B2 से जुड़े प्रतिरोधक से R जुड़ा है। B1 से और B2 में ये देखिए R जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, तो अंततः ये इधर से जाकर इधर ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ जाता है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है, B1 और B2 देखिए दोनों बल्ब जल रहे हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो देखिए धारा जो होती है, धारा को मान लीजिए हम I से व्यक्त करते हैं, तो धारा जो होती है R की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R। तो यहाँ पर देखिए अगर R का मान बढ़ेगा तो धारा कम होगी। यहाँ पर कह रहा है कि अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए R तो ये बीच में लगा हुआ है, अगर यहाँ से R का मान बढ़ा दिया जाएगा तो B2 जो बल्ब होगा इसकी दीप्ति कम हो जाएगी, क्योंकि R का मान बढ़ाने से I कम होगी, धारा कम होगी, तो B2 की दीप्ति कम होगी। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा B1 की दीप्ति नहीं होगी। जैसे मैंने अभी परिपथ बनाया था, यहाँ पर आपका बैटरी था और ये B1 था, तो B1 में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और R अगर R बढ़ा दिया जाएगा, R प्रतिरोध है और प्रतिरोध बढ़ा धारा घटेगी, धारा घटेगी तो B1 तक आते आते धारा घट जाएगी और B1 की दीप्ति B2 की दीप्ति यहाँ पर कम हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम A माध्यम B से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। माध्यम A और B दोनों में प्रकाश की गति समान है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि दो माध्यम है A और B। माध्यम A जो है ये अधिक सघन है प्रकाशीय रूप में, मतलब यहाँ पर देखिए प्रकाश जो है ज़्यादा संघन एरिया है प्रकाश का।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माध्यम और ए और बी दोनों में गति समान होगी प्रकाश की, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी की अपेक्षा ए में प्रकाश की गति अधिक है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश जो होता है देखिए माध्यम ए की अपेक्षा मतलब संघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में उसकी गति अधिक होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि, अब बहुत ज़्यादा भार हम पर रख दिया जाएगा तो देखिए हम पिचक जाएंगे, लेकिन वायुमंडल के भार से हम क्यों नहीं पिचकते हैं? हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो यहाँ पर देखिए आप राइट आंसर आपको करना है। आप लोगों ने सोच लिया होगा, अब मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये वायुमंडलीय दाब को निरस्त कर देता है, इसी कारण से हम वायुमंडलीय भार से पिचकते नहीं हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तो देखिए उत्प्लावन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं। उत्प्लावन ने एक नियम दिया था जिसका ये मतलब था कि कोई पिंड किसी द्रव की सतह पर तैरता है यदि द्रव का जो भार होता है विस्थापित पिंड के भार के बराबर होता है, मतलब जितना विस्थापित किया गया द्रव हो उसका भार और पिंड का भार बराबर हो तब वो किसी द्रव पर तैरेगा। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें कि वस्तु तब डूब जाती है जब द्रव का भार विस्थापित किए गए पिंड के भार से कम होता है, मतलब जब द्रव का भार कम होगा विस्थापित किए गए पिंड का भार अधिक होगा तब जो पिंड होगा वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पर देखिए जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए यहाँ पर जो बर्तन होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो डूब जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर चिड़िया जो होती है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए उच्च तारत्व की जो ध्वनियाँ होती हैं पतली सुरीली होती हैं और जो भारी ध्वनियाँ होती हैं वो निम्न तारत्व वाली होती हैं, जैसे शेर का दहाड़ना हो गया। नेक्स्ट है देखिए इसी में, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। अब ढोल की भी देखिए सुरीली कोई आवाज़ तो होती नहीं है, ढम ढम होता है ये भी, तो ये भी देखिए सही कह रहा है कि निम्न तारत्व की ध्वनि होती है इसमें। एक सीटी जो होती है उच्च आवृत्ति की होती है, सीटी को बजाया होगा आपने कितनी तेज़ी से बोलती है और उसकी आवाज़ भी पतली होती है, तो ये उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, ये भी देखिए सही बात है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, तो ये देखिए तीक्ष्ण नहीं होती बल्कि भारी होती है पुरुषों की आवाज़, और महिलाओं की जो आवाज़ होती है उच्च तारत्व वाली होती है, पतली तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह कौन से हैं? तो देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे लेकिन अब 8 ही बचे हैं, जिनमें से सभी ग्रह देखिए पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। पृथ्वी भी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम गति करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखिएगा। शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद हैं यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या अमोनिया? तो यहाँ पर देखिए सभी को मैं एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। यूरिक अम्ल की अगर बात करें तो कुछ जैसे देखिए सरीसृप होते हैं, जैसे चिड़िया होती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप छिपकली, उनमें यूरिक अम्ल का ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर देखिए मनुष्यों में पूछ रहा है। नेक्स्ट है देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो जैसे कुछ प्राणी हो गए जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, इनमें अमोनियम क्लोराइड का उत्सर्जन होता है। और यूरिया की बात करें तो देखिए सभी स्तनधारी प्राणी जैसे ऊंट, मनुष्य, बंदर, सार्क, मछली होती हैं जो स्तनधारी, उन सभी में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्यों का पूछ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं? 2 टुकड़ों में काटना, तापन, पीटना, सील करना।
तो देखिए अगर किसी छड़ चुंबक को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, उससे उसकी विशेषताएं नष्ट नहीं होती हैं। तापना और पीटना, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। अगर किसी चुंबक को ज़्यादा तपाया जाएगा, ज़्यादा गर्म किया जाएगा, ज़्यादा पीटा जाएगा, ज़्यादा तपाने व पीटने से चुंबक जो होते हैं वो विचुंबकित हो जाते हैं, उनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 राइट आंसर होगा। बाकी 2 टुकड़ों में काटना और सील करने से चुंबक के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गैसीय चरण से किस में रूपांतरित होगा, तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा, तब क्या होगा। कणों की दूरी में बदलाव होगा, कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव होगा, कणों की संरचना में बदलाव होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कणों की दूरी में बदलाव होगा। जब भी तरल से गैसीय रूप में परिवर्तित किया जाएगा जल को, तो कणों की जो दूरी होगी वो दूर दूर हो जाएगी, क्योंकि जब तरल के जो कण होते हैं एक दूसरे के ज़्यादा पास होते हैं और वो ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं, और जब गैसीय चरण में रूपांतरित हो जाता है तो जो कण होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और उससे उनमें बीच में आसानी से गति हो जाती है। तो कणों की दूरी में बदलाव हो जाएगा, वे एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। डीजल का, हाइड्रोजन का, कोयला का या पेट्रोल का। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊष्मीय मान किसका अधिक होगा। ऊष्मीय मान वो होता है कि जब हम ईंधन के रूप में दहन करते हैं और उससे जो ऊष्मा निकलती है तो किससे सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो देखिए अगर डीजल की बात करें तो डीजल का जब दहन किया जाता है इसका ऊष्मीय मान होता है 44,800, और हाइड्रोजन की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान होता है 1,41,790। कोयले का ऊष्मीय मान होता है 26,000 और पेट्रोल का ऊष्मीय मान होता है आपका 48,000। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पौधे में जो पत्तियां होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, साथ ही में सभी रंगों की जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, क्योंकि पत्तियों में ही पर्णहरिम नाम का एक वर्णक पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो यहाँ पर से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। इसका पीडीएफ भी देखिए आपको जल्द ही 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितनी तैयारी है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।